फोन चार्ज करते समय मुझे गलती से करंट लग गया, लेकिन उसी पल अनजाने में मेरे अंदर एक ऑल थिंग्स रिप्लिकेशन सिस्टम जाग गया। अब जब तक मेरे पास एनर्जी होती, मैं दुनिया की किसी भी चीज की कॉपी बना सकता था। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि इस सिस्टम को देश के हवाले कर दूं, ताकि फोटोलिथोग्राफी मशीन जैसी हाईटेक चीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। लेकिन फिलहाल मैं बस इसे टेस्ट करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सोना रिप्लिकेट करके देखता हूं। लेकिन सिस्टम ने बताया कि मेरे पास पर्याप्त एनर्जी पॉइंट्स नहीं हैं। एनर्जी पाने के लिए मुझे करंट एब्जॉर्ब करना होगा। यह सुनकर मैं थोड़ा हिचकिचाया। फिर भी अगर कोशिश ही नहीं करता तो इस सिस्टम पर यकीन कैसे करता। आखिर हिम्मत जुटाकर मैंने सीधा अपना हाथ पावर सॉकेट में डाल दिया। अगले ही पल मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम इंटरफेस पर एनर्जी रिजर्व का नंबर लगातार बढ़ने लगा। करीब 5-6 मिनट बाद मेरे पास 100 एनर्जी पॉइंट्स जमा हो गए। मैंने पहले पेन जैसी साधारण चीजों की कॉपी बनाकर टेस्ट किया और पता चला कि इनके लिए सिर्फ 0.01 एनर्जी पॉइंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर जल्दी अमीर बनना था तो मेरे दिमाग में सबसे तेज तरीका सिर्फ सोना रिप्लिकेट करना ही था। इसलिए मैंने बिना देर किए 20,000 युआन का ऑनलाइन लोन ले लिया। अगले दिन मैं सीधे एक गोल्ड ज्वेलरी शॉप पहुंच गया। वहां मैंने काउंटर पर रखा 18,000 युआन का एक गोल्ड ब्रेसलेट चुना। कीमत मेरे बजट के अंदर थी, इसलिए मैंने तुरंत उसे खरीद लिया। किराए के कमरे में लौटकर मैंने दरवाजा बंद किया, पर्दे खींचे और ब्रेसलेट रिप्लिकेट करने की तैयारी करने लगा। लेकिन सिस्टम ने दिखाया कि इस गोल्ड ब्रेसलेट की कॉपी बनाने के लिए 380 एनर्जी पॉइंट्स चाहिए। इसलिए मैं फिर से खुद को बिजली से चार्ज करने लगा। जब मेरी एनर्जी 400 पॉइंट्स तक पहुंच गई, तब मैंने ब्रेसलेट हाथ में लिया और मन ही मन कहा, सिस्टम रिप्लिकेट। अगले ही सेकंड मेरे सामने टेबल पर हवा से बिल्कुल वैसा ही एक और ब्रेसलेट प्रकट हो गया। यह सच में काम कर गया। मेरे दिल की खुशी अब काबू से बाहर थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले ही जिंदगी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका हूं। मैंने खुद को शांत किया और सोचने लगा कि इस ब्रेसलेट को बेचकर पैसे कैसे कमाए जाए। जाहिर था कि मैं उसी दुकान पर वापस नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने अपने इलाके से काफी दूर एक दूसरी ज्वेलरी शॉप ढूंढी। मैंने ब्रेसलेट दिखाया तो दुकान के मालिक ने कहा कि पहले इसकी असलियत जांची जाएगी। वह एक बेहद चालाक मिडिल एज आदमी था। उसने प्रोफेशनल उपकरणों से ब्रेसलेट की जांच की और फिर उसका वजन किया। ब्रेसलेट का वजन 40 ग्राम से थोड़ा ज्यादा निकला। उसने बताया कि आज का रिसाइकलिंग रेट 415 युआन प्रति ग्राम है, इसलिए कुल कीमत 16,600 युआन बनती है। मैंने सिर हिलाकर सहमति दे दी, लेकिन फिर उसने कहा कि भुगतान करने के लिए रसीद चाहिए होगी। मैंने बहाना बनाया कि रसीद फिलहाल नहीं मिल रही और मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। यह सुनकर उसने साफ कहा कि ऐसी स्थिति में वह सिर्फ 400 युआन प्रति ग्राम के हिसाब से ही ले सकता है। मैंने जानबूझकर थोड़ा सोचने का नाटक किया और फिर मजबूरी में मान गया। हालांकि अंदर से मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कुछ 100 एनर्जी पॉइंट्स की कीमत सिर्फ कुछ 100 युआन की बिजली थी, जबकि बदले में मुझे 16,000 से ज्यादा युआन मिल रहे थे। इतना बड़ा मुनाफा देखकर कोई भी पूंजीपति रो पड़े। पैसे लेकर घर लौटने के बाद मैं गंभीरता से सोचने लगा कि इस सिस्टम से लंबे समय तक पैसा कैसे कमाया जाए। मैं हमेशा यही तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऊपर से अगर मैं रोज सैकड़ों या हजारों यूनिट बिजली खर्च करने लगता तो बिजली विभाग वाले मीटर चेक करने सीधे मेरे दरवाजे पर पहुंच जाते। अब सबसे बड़ी समस्या एनर्जी सप्लाई की थी। इसी चिंता में डूबा हुआ था कि अचानक आसमान में जोरदार गरज सुनाई दी। एक बेहद मोटी बिजली बादलों को चीरती हुई गुजरी। खिड़की से बाहर काले तूफानी आसमान को देखते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। बिजली शुद्ध, विशाल और पूरी तरह मुफ्त एनर्जी थी। एक ही बिजली की चमक में हजारों से लेकर दसियों हजार किलोवाट घंटे तक की ऊर्जा हो सकती थी। बस समस्या यह थी कि यह आइडिया बेहद खतरनाक था। अगर जरा भी गलती हुई तो मेरी मौत तय थी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करने का फैसला कर लिया। एक लोहे की छड़ जिस पर बिजली की तार लिपटी हुई थी हाथ में लेकर मैं 6 मंजिला इमारत की छत पर खड़ा हो गया। तेज बारिश के बीच मैंने उस छड़ को आसमान की ओर ऊंचा उठा दिया। समय सेकंड दर सेकंड गुजरता रहा और मैं दांत भींचे खड़ा रहा। तभी अचानक एक तेज धमाके के साथ आसमान से बिजली गिरी और सीधा मेरे ऊपर मौजूद लोहे की छड़ पर आ लगी। जिस असहनीय दर्द और लकवे की मैंने कल्पना की थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ।
पूरा घटनाक्रम सिर्फ 2 सेकंड चला। सब शांत होने के बाद मैंने कांपते हुए अपनी आंखें खोली और हैरान रह गया कि मैं अब भी जिंदा था। मानो मेरी इच्छा सुनकर आसमान ने फिर जवाब दिया और दूसरी बार भी बिजली मुझ पर गिरी। उसके बाद कुल 3 बार मुझ पर बिजली गिरी। मेरे कुल एनर्जी पॉइंट्स बढ़कर सीधे 26,500 हो गए। ये देखकर मैं खुशी से पागल हो गया। इतनी एनर्जी से लगभग 70 गोल्ड ब्रेसलेट रिप्लिकेट किए जा सकते थे। कमरे में लौटकर मैंने पहले सिर्फ 10 ब्रेसलेट बनाकर टेस्ट करने का फैसला किया। सिस्टम रिप्लिकेट। एक ही विचार के साथ मेरे सामने तुरंत 10 बिल्कुल एक जैसे गोल्ड ब्रेसलेट प्रकट हो गए। अब बारी थी उन्हें पैसों में बदलने की। मैंने पहले से एक रूट तैयार किया और अलग अलग छोटी ज्वेलरी शॉप्स पर जाकर एक एक करके सारे 10 ब्रेसलेट बेच दिए। आखिर में मेरे हाथ कुल 168 600 युआन आए। कैश से भरा अपना बैग देखकर मैं बेहद खुश था। अनाथालय छोड़ने के बाद मैंने कई साल तक जान तोड़ मेहनत की थी। तब जाकर कुछ दसियों हजार युआन बचा पाया था और उनमें से भी लगभग सब कुछ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पर खर्च हो चुका था। लेकिन अब सिर्फ एक सुबह के थोड़े से समय में ही मैं 150,000 से ज्यादा युआन कमा चुका था। घर लौटने के बाद मैं टीवी देख रहा था। एक कार्यक्रम में ईगल नेशन के तरह तरह के हाईटेक चिप्स दिखाए जा रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं उन चिप्स की भी कॉपी बना सकता हूं। उसी पल मैंने एक फैसला कर लिया। मैं अपने देश की सेवा करूंगा। मैं इस सिस्टम का इस्तेमाल करके ड्रैगन नेशन को सचमुच ताकतवर बनाऊंगा। लेकिन यह मामला बहुत बड़ा था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस राज को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से देश के सबसे ऊंचे स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए। बार बार सोचने के बाद मैंने सबसे सीधा तरीका चुना। मैं सीधे नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो की स्थानीय शाखा पहुंच गया। ऑफिस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर मैंने गेट पर मौजूद गार्ड से कहा कि मेरे पास नेतृत्व को देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। गार्ड पहले भी ऐसे बहाने सुन चुका था, लेकिन नियमों के अनुसार उसने वॉकी टॉकी के जरिए ऊपर तक सूचना पहुंचा दी। कुछ देर बाद जो वेई नाम का एक व्यक्ति मुझे रिसेप्शन रूम में ले गया। उसने सपाट आवाज में पूछा कि मेरे पास कैसी जानकारी है। सीधे जवाब देने की बजाय मैंने उससे पहले एक पेन मांगा। जो वेई ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर भी मुझे एक पेन दे दिया। मैंने उससे कहा कि ध्यान से देखिए। सिस्टम। मेरे मन में आदेश देते ही अगले ही सेकंड हवा में से बिल्कुल वैसा ही एक और पेन प्रकट हो गया। यह दृश्य देखते ही जो वेई की आंखें फैल गईं। उसने दोनों पेन को रोशनी में बार बार मिलाकर देखा, लेकिन उनमें जरा सा भी फर्क नहीं था। उसे यह किसी जादू की तरह लगा, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि इतनी नजदीकी दूरी और इस माहौल में कोई हाथ की सफाई संभव नहीं थी। उसने तुरंत मुझसे फिर से करने को कहा। इस बार मैंने पेन की कॉपी सीधे उसकी हथेली पर बना दी। जो वेई अपनी हथेली में पड़े पेन को घूरता रह गया। अब उसके मन में कोई शक नहीं बचा था। उसने तुरंत फोन निकाला और एक नंबर मिला दिया। उसने घबराई हुई आवाज में डायरेक्टर चेंग को बताया कि यहां एक आपातकालीन स्थिति है। फोन रखने के बाद वह मुझे एक और अधिक सुरक्षित और छिपे हुए कमरे में ले गया। कुछ ही देर बाद एक मिडिल एज आदमी अंदर आया। उसकी मौजूदगी बेहद स्थिर और प्रभावशाली थी। उसने मुझे तेज निगाहों से देखा और कहा कि आगे जो भी मैं कहूंगा उसकी कानूनी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने शांत स्वर में बताया कि मेरे पास एक रिप्लिकेशन सिस्टम है। अगर मेरे पास पर्याप्त एनर्जी हो तो मैं किसी भी भौतिक वस्तु की कॉपी बना सकता हूं। चेंग हाईटोंग के चेहरे पर खास बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी रहीं। उसने कहा कि मुझे यह साबित करना होगा। फिर उसने अपनी जेब से एक धातु का लाइटर निकाला और उसे मेज पर रख दिया। मैंने लाइटर उठाया और मन ही मन सिस्टम को आदेश दिया। अगले ही सेकंड मेरी बाईं हथेली में बिल्कुल वैसा ही एक और लाइटर दिखाई दे गया। चेंग हाईटोंग ने दोनों लाइटरों को ध्यान से देखा, यहां तक कि उस पर मौजूद छोटी छोटी खरोंचें भी पूरी तरह कॉपी हो चुकी थीं। अब उसकी नजर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गई। उसने मुझसे पूरे सिस्टम का सिद्धांत समझाने को कहा। मैंने उसे सब कुछ विस्तार से बता दिया। मेरी बात सुनने के बाद उसने किसी को एक बेहद उच्च सटीकता वाला थिन फिल्म रेसिस्टर लाने का आदेश दिया और मुझे उसकी कॉपी बनाने को कहा। कुछ ही देर में एक और बिल्कुल समान रेसिस्टर मेरे हाथ में आ गया। चेंग हाईटोंग ने तुरंत अपने सहायक शाओ ली को उसे प्रिसीजन माप उपकरण से जांचने का आदेश दिया। परीक्षण पूरा होने के बाद शाओ ली ने बताया कि दोनों के पैरामीटर पूरी तरह समान है।
यह परिणाम एक साधारण लाइटर की कॉपी बनने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की असली अहमियत उनके भौतिक पैरामीटर में होती है। जरा सी भी गलती पूरी चीज को बेकार बना सकती थी। चेंग हाईटोंग ने मेरी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा कि आज मेरा लिया गया फैसला ऐतिहासिक महत्व रखता है। उसने देश पर मेरे भरोसे के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। फिर वह जो वेई और बाकी दो सहायकों की ओर मुड़ा, उसका चेहरा बेहद सख्त हो गया। उसने घोषणा की कि इस पल से मेरे और मेरी क्षमता से जुड़ी हर जानकारी देश का सर्वोच्च स्तर का गोपनीय रहस्य होगी। इसके बाद उसने वहां मौजूद सभी लोगों से गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। साथ ही साफ कह दिया कि किसी भी प्रकार की जानकारी लीक होना देशद्रोह माना जाएगा। उसने कमरे की निगरानी फुटेज और संबंधित उपकरणों को भी नष्ट करने का आदेश दे दिया, ताकि किसी तरह की गलती की कोई संभावना न बचे। इसके तुरंत बाद उसने एक और नंबर मिलाया। उसने सीधे स्थिति नहीं बताई, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से तुरंत सर्वोच्च प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल सक्रिय करने को कहा। दूसरी ओर से पूछा गया कि क्या उसे पता है कि इस प्रोटोकॉल को सक्रिय करने का मतलब क्या होता है। चेंग हाईटोंग यह अच्छी तरह जानता था। यह ऐसा प्रोटोकॉल था जिसे सिर्फ तब लागू किया जाता था जब मामला पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा हो। उसने अपनी जान की गारंटी देते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह वास्तविक है और लक्ष्य को तुरंत राजधानी पहुंचाने के लिए विशेषज्ञों की टीम भेजी जानी चाहिए। यह सुनने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने कोई और सवाल नहीं किया और सेना को मुझे लाने का आदेश दे दिया। इसके बाद चेंग हाईटोंग ने मेरी ओर देखा। उसने कहा कि मैं अभी सब कुछ सुन चुका हूं, इसलिए स्थिति की गंभीरता पर ज्यादा शब्द बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे पहले कांग लोंग सैन्य क्षेत्र भेजा जाएगा, क्योंकि वहां अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा थी। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। मेरे दिल में इस समय कई जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। सैन्य क्षेत्र की, और जाते समय मैंने चेंग हाईटोंग को बताया कि सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मुझे 10 अरब किलोवाट घंटे बिजली की आवश्यकता होगी। यह सुनकर उसने इसे मामूली बात की तरह लिया। उसने कहा कि 10 अरब किलोवाट घंटे कोई बड़ी बात नहीं है और मेरी एनर्जी की जरूरत हर हाल में पूरी की जाएगी। गाड़ी लगातार पश्चिम की ओर बढ़ती रही। आसपास की इमारतें धीरे धीरे कम होती गईं। उनकी जगह पहाड़ियां और घने जंगल दिखाई देने लगे। कुछ ही समय बाद सड़क के दोनों ओर कांटेदार तारों की बाढ़ और सैन्य नियंत्रण क्षेत्र की चेतावनी पट्टियां नजर आने लगीं। ऑफ रोड वाहन एक कड़ी सुरक्षा वाले गेट के सामने आकर रुका। लॉडेड राइफल लिए कई संतरी आगे बढ़े और हमारी जांच करने लगे। चेंग हाईटोंग ने अपना पहचान पत्र दिखाया, जिसके बाद वाहन सैन्य अड्डे के अंदर प्रवेश कर गया। कार की खिड़की से मैंने सलीके से बने बैरकों की कतारें, विशाल प्रशिक्षण मैदान और दूर खड़े बख्तरबंद वाहनों की धुंधली आकृतियां देखीं। आखिरकार हम बेस की तीसरी मंजिल पर स्थित एक ऑफिस में पहुंचे। वहां चेंग हाईटोंग ने कांग लोंग सैन्य क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकारी कमांडर लियू से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसके बाद कमांडर लियू की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और पूछा कि क्या मैं ही कॉमरेड चेन हाओ हूं। मैंने उन्हें नमस्कार किया। कमांडर लियू ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है और अब मैं विस्तार से बता सकता। मैंने अपने विचार व्यवस्थित किए और संक्षेप में अपनी रिप्लिकेशन क्षमता के बारे में बताया। कमांडर लियू चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि पर्याप्त एनर्जी होने पर मैं किसी भी छुई हुई वस्तु की कॉपी बना सकता हूं, यहां तक कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर की भी। मैंने सिर हिलाकर कहा कि सैद्धांतिक रूप से ऐसा संभव है। कमांडर लियू ने हल्का सा सिर हिलाया। उन्होंने अपनी मेज पर रखा पानी का कप उठाया और मेरी ओर बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि फिर मुझे सबकी आंखें खोलनी होंगी। मैंने कप अपने दाएं हाथ में पकड़ लिया और बायां हाथ खुला रखा। मन ही मन मैंने सिस्टम को आदेश दिया, रिप्लिकेट। विचार आते ही अगले ही पल कमांडर लियू, चेंग हाईटोंग और बाकी लोगों की अविश्वास भरी निगाहों के सामने मेरी बाईं हथेली में हवा से बिल्कुल वैसा ही एक और कप प्रकट हो गया। कमांडर लियू का शरीर एकदम सीधा हो गया। उनकी आंखों में गहरा झटका साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने दोनों कप उठाकर कॉन्फ्रेंस टेबल पर साथ रख दिए। रंग, बनावट और आकार, हर चीज बिल्कुल समान थी। उन्हें दोनों के बीच जरा सा भी अंतर दिखाई नहीं दिया।
जिंदगी भर सेना में रहने वाले कमांडर ल्यू भी यह देखकर गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। फिर उन्होंने पूछा कि इस कप की कॉपी बनाने में कितने संसाधन लगे। मैंने बताया कि इसकी संरचना सरल है, इसलिए इसे बनाने में सिर्फ 3 एनर्जी पॉइंट्स लगे। यह सुनते ही कमांडर ल्यू ने लगातार 3 बार अच्छा कहा। फिर उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा और खड़े हो गए। उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। वह चमकती आंखों से मुझे देखने लगे। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 10 अरब किलोवाट घंटे बिजली चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 अरब तो क्या, अगर 1 ट्रिलियन किलोवाट घंटे भी चाहिए हों तो देश हर संभव प्रयास करके वह भी जुटा देगा। यह उच्च पदस्थ जनरल अब अपनी सामान्य गंभीरता खो चुके थे। उनके चेहरे पर सिर्फ उत्साह दिखाई दे रहा था। उनके मन में अनगिनत विचार दौड़ रहे थे। पश्चिमी देशों द्वारा रोकी गई कोर तकनीकें, प्रतिबंधित हाई एंड चिप्स और फोटोलिथोग्राफी मशीनें, बस इनमें से एक भी मिल जाए तो उसे अनंत बार रिप्लिकेट किया जा सकता था। यह ड्रैगन नेशन के लिए मानो विशेष रूप से बनाया गया एक सुपर चीट कोड था। और ओनेल थिंग्स रिप्लिकेशन सिस्टम के सामने हर तकनीकी नाकाबंदी मजाक बन जाती। कमांडर ल्यू ने ईमानदारी से कहा कि मैंने देश के लिए धरती हिला देने वाली सेवा की है। फिर उन्होंने चेंग हाइटोंग की ओर देखा और कहा कि उन्होंने भी अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। उनके अनुसार चेंग हाइटोंग और मैं दोनों ही देश के महान नायक थे। चेंग हाइटोंग बस हल्के से मुस्कुरा दिए और बोले कि उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। कमांडर ल्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उनका चेहरा बेहद कठोर हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि इसी क्षण से मेरी सुरक्षा सर्वोच्च स्तर तक बढ़ा दी जाए। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि कुछ शीर्ष अधिकारियों को छोड़कर इस मामले की जानकारी किसी और को नहीं होनी चाहिए। यह पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा मामला था। यहां किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोपहर 1 बजे कांगलोंग सैन्य क्षेत्र के विशाल रनवे पर एक साधारण दिखने वाला परिवहन विमान उतरा। लियू जीजुन आगे बढ़े और स्वागत के लिए आए अधिकारी वांग मिंग से मिले। संक्षिप्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद लियू जीजुन और चेंग हाइटोंग की संगत में मैं विमान में सवार हो गया। खिड़की के पास बैठते ही मेरे दिल में अनगिनत जटिल भावनाएं उमड़ पड़ीं। कुछ समय पहले तक मैं बस एक साधारण युवक था जो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था, और अब मैं राजधानी की ओर जा रहे एक विशेष विमान में बैठा था। यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। गंतव्य पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि हवाई अड्डा भी पूरी तरह सैन्य उपयोग के लिए था और चारों तरफ कड़ी सुरक्षा तैनात थी। रनवे पर कई काली सेडान गाड़ियां इंतजार कर रही थीं। मैं उनमें से एक में बैठकर एक विशाल मैनर तक पहुंचा। यहां का वातावरण बेहद शांत था। चारों ओर हरे भरे चीड़ और सरू के पेड़ फैले हुए थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी। हर कुछ कदम पर सुरक्षाकर्मी तैनात दिखाई दे रहे थे। इसके बाद हम एक विशाल और सादगीपूर्ण हॉल में दाखिल हुए। सोफों पर कई बुजुर्ग बैठे थे जिनकी मौजूदगी असाधारण थी। उनकी आंखें गहरी थीं और व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली। उनमें सबसे प्रमुख एल्डर लुओ थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। थोड़ी बातचीत के बाद एल्डर लुओ ने भी मेरी रेप्लिकेशन क्षमता अपनी आंखों से देखने की इच्छा जताई। सबकी मौजूदगी में मैंने एक बार फिर पानी के कप की कॉपी बनाकर दिखा दी। जैसे ही प्रदर्शन समाप्त हुआ, पूरा हॉल गहरी खामोशी में डूब गया। वहां मौजूद सभी बुजुर्ग अनुभवी और दुनियादार लोग थे। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन उनकी आंखों के सामने हुआ यह दृश्य उन्हें भी भीतर तक हिला गया। कुछ देर बाद एल्डर लुओ धीरे धीरे बोले। उन्होंने कहा कि दशकों से ड्रैगन नेशन शांति के लिए संघर्ष करता आया है, कठिनाइयां झेलता आया है और लगातार स्वयं को मजबूत बनाता रहा है, और आज मानो स्वर्ग ने ड्रैगन नेशन को आशीर्वाद दिया हो। उनका हर शब्द भारी हथौड़े की तरह सबके दिलों पर पड़ रहा था। कमरे में बैठे लोगों के मन में गहरी भावना जाग उठी। बाकी बुजुर्गों की आंखें भी नम हो गईं। इसके बाद एल्डर लुओ ने घोषणा की कि उच्च नेतृत्व पहले ही निर्णय ले चुका है। तुरंत प्रभाव से एक विशेष नेतृत्व समूह बनाया जाएगा जिसका कोड नाम होगा स्टार यूनिवर्स। यह समूह पूरी तरह कॉमरेड चेन हाओ और उसके सिस्टम से जुड़े सभी मामलों की जिम्मेदारी संभालेगा। इस विशेष समूह में
सेना, वैज्ञानिक अनुसंधान, खुफिया विभाग और कई अन्य क्षेत्रों के सर्वोच्च अधिकारी शामिल किए गए। बैठक समाप्त होने के बाद एल्डर लू ने मेरे रहने और बाकी आवश्यक व्यवस्थाओं का इंतजाम करने का आदेश दिया। उधर बाकी बुजुर्ग वहीं रुककर मेरे मामले पर आगे चर्चा करते रहे। लंबी बातचीत के बाद सभी एकमत हुए कि मुझे राष्ट्रीय खजाने के स्तर पर रखा जाएगा। मैं ड्रैगन नेशन का सर्वोच्च गोपनीय रहस्य था। भौतिक सुविधाओं से लेकर मानसिक और सामाजिक सम्मान तक किसी भी मामले में मेरे साथ कोई कमी नहीं रखी जानी थी। साथ ही राष्ट्र पूरी तरह सिस्टम की जरूरतों के साथ सहयोग करेगा ताकि तकनीकी क्षेत्र में इसकी अधिकतम क्षमता को सामने लाया जा सके। अगली सुबह जब चेंग हाइटोंग ने मुझे यह सब बताया तो मैं कुछ देर तक स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई सपना देख रहा हूं। उन्होंने तो राजधानी में मेरे लिए एक पारंपरिक आंगन वाला मकान भी तैयार कर दिया था। मुझे बस अपना सामान उठाकर वहां शिफ्ट होना था। इसके अलावा मुझे एक दंगारोधी और बुलेट प्रूफ कार भी दी गई। साथ ही एक विशेष सुरक्षा दल भी नियुक्त कर दिया गया। उसी समय देश के अलग अलग क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञों को एक अत्यंत गोपनीय बैठक के लिए बुलाया गया। एक जीव विज्ञानी ने पास बैठे भौतिक वैज्ञानिक चियान बोवेन से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उन्हें अलग अलग क्षेत्रों के इतने बड़े विशेषज्ञों को एक साथ बुलाना पड़ा है। चियान बोवेन ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में भी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें भी कुछ नहीं पता। सूचना में सिर्फ इतना लिखा था कि यह सर्वोच्च स्तर का आदेश है और इसका संबंध राष्ट्र के भविष्य से है। मजाक में उन्होंने यह तक कह दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरकार एलियन इंसानों से संपर्क करने आ गए हों। दूसरे लोगों ने कहा कि बेकार के अनुमान लगाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ ही देर में सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। इसी दौरान एल्डर लुओ अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए। उनके अंदर आते ही कमरे की सारी फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। एल्डर लुओ ने सबकी ओर देखते हुए कहा कि आज उन्हें यहां एक ऐसे मामले के लिए बुलाया गया है जो पूरे राष्ट्र के भाग्य से जुड़ा हुआ है। इसकी सुरक्षा श्रेणी ड्रैगन नेशन में सबसे ऊंचे स्तर की है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि इस कमरे में बैठा कोई भी व्यक्ति बाहर किसी से आधा शब्द भी साझा नहीं करेगा। उनकी बात खत्म होते ही पूरे कमरे का माहौल बेहद गंभीर हो गया। वहां मौजूद सभी लोग समझदार थे। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि मामला बिल्कुल साधारण नहीं है। एल्डर लुओ ने किसी को ज्यादा इंतजार नहीं कराया। उन्होंने विस्तार से मेरी रिप्लिकेशन क्षमता के बारे में बताया। जैसे ही उनकी बात समाप्त हुई, पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में अजीब सी खामोशी छा गई। सभी वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से हैरान थे। लेकिन जब मैंने मेज पर रखे कई पानी के कपों की कॉपी बनाकर उन्हें दिखाया तो पूरा माहौल बदल गया। वैज्ञानिक लगभग अपना होश खो बैठे। एक वैज्ञानिक अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। उसने कहा कि यह निश्चित रूप से ऊर्जा को पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया है, लेकिन यह आखिर काम कैसे करती है? दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि वह इसे किसी साधारण रेप्लिकेशन सिस्टम की तरह नहीं देखता। उसके अनुसार इसके पीछे ऐसे गहरे भौतिक नियम छिपे हो सकते हैं जिनकी खोज मानवता ने अभी तक नहीं की है। एक अपेक्षाकृत युवा वैज्ञानिक की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं बताया। इसी बीच कमरे के एक कोने में बैठे दार्शनिक जियांग जीचेन ने एक अलग सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तकनीकी विवरणों पर चर्चा करने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह सिस्टम खुद आया कहां से है। क्या इसके पास स्वयं की चेतना भी है? उनकी बात सुनते ही सभी वैज्ञानिकों का ध्यान एक नए स्तर पर पहुंच गया। जो लोग अभी तक सिर्फ तकनीकी पहलुओं पर सोच रहे थे, वे अब सिस्टम की उत्पत्ति और प्रकृति पर विचार करने लगे। कुछ ही देर में फिर बहस शुरू हो गई। किसी ने कहा कि शायद यह किसी बाह्य अंतरिक्ष सभ्यता की तकनीक हो सकती है। कमरे में मौजूद ये बड़े बड़े विशेषज्ञ, जो सामान्यतः अपने अपने क्षेत्रों में बेहद शांत और संयमित रहते थे, अब उत्साह में लगातार बहस कर रहे थे। उनकी आंखों में शोध की चमक साफ दिखाई दे रही थी। जब स्थिति थोड़ी नियंत्रण से बाहर जाने लगी तो एल्डर लू ने हल्की खांसी के साथ सबको शांत किया। उन्होंने कहा कि वह सभी की शंकाओं और उत्साह को पूरी तरह समझते हैं और यही कारण है कि सबको यहां एक साथ बुलाया गया है ताकि मिलकर इस रहस्य पर शोध किया जा सके। इसके बाद उन्होंने बताया कि फिलहाल मेरा सिस्टम अभी शुरुआती अवस्था में है। सबसे पहला लक्ष्य सिस्टम को पर्याप्त ऊर्जा देकर अपग्रेड करना होगा। जब नींव मजबूत हो जाएगी तब उसके आगे के उपयोग अपने आप सामने आने लगेंगे। सभी
वैज्ञानिकों ने इस बात से सहमति जताई। एक ऊर्जा विशेषज्ञ ने कहा कि 10 अरब किलोवाट घंटे बिजली राज्य के लिए कोई कठिन लक्ष्य नहीं है। इस समय सिस्टम को अपग्रेड करना सबसे सही निर्णय होगा। यह सुनकर बाकी वैज्ञानिकों ने भी सिर हिलाया। उनका उत्साह थोड़ा शांत हुआ और चर्चा व्यावहारिक दिशा में बढ़ने लगी। एल्डर लो ने कमांडर लियू की ओर देखते हुए कहा कि इस पूरे कार्य की व्यवस्था अब वही संभालेंगे। उन्हें सिस्टम की चार्जिंग के लिए उपयुक्त स्थान चुनना होगा। तभी एक वैज्ञानिक ने हाथ उठाकर सुझाव दिया। उसने कहा कि चार्जिंग इस प्रक्रिया का पहला चरण है। यदि वैज्ञानिकों को चार्जिंग प्रक्रिया देखने की अनुमति मिले तो शायद सिस्टम की ऊर्जा अवशोषण क्षमता और कार्यप्रणाली को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं। उसका प्रस्ताव आते ही अधिकांश लोगों ने समर्थन कर दिया। एल्डर लो कुछ पल सोचते रहे, फिर उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा कि इस बारे में मेरी क्या राय है। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मुझे इससे कोई समस्या नहीं थी। मैं संगठन की व्यवस्था का पूरी तरह पालन करने के लिए तैयार था। सच कहूं तो मैं खुद भी जल्द से जल्द सिस्टम को पूरी तरह चार्ज करना चाहता था। मैं ये देखने के लिए बेहद उत्सुक था कि अपग्रेड के बाद सिस्टम में कौन कौन सी नई क्षमताएं सामने आएंगी। बैठक समाप्त होने के बाद चार्जिंग के लिए स्थान भी तय कर दिया गया। वह था विशाल 3 गॉर्जेस डैम हाइड्रो पावर स्टेशन। इस बिजली स्टेशन का दैनिक उत्पादन सामान्यतः 10 करोड़ से 20 करोड़ किलोवाट घंटे के बीच रहता था। इसीलिए सिस्टम की विशाल ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह स्थान बिल्कुल उपयुक्त माना गया।